क्या होगा अगर आपको दुनिया के 200 से ज्यादा सबसे सफल लोगों, ओलंपिक एथलीटों, अरबपति निवेशकों और दिग्गज कलाकारों के रोज के निजी रूटीन और सीक्रेट्स एक ही जगह पर मिल जाए? हम सब सफल लोगों की कामयाबी तो देखते हैं, लेकिन उनकी रोजमर्रा की आदतें, उनके सुबह उठने के तरीके और असफलता से निपटने के उनके अंदाज, जो असल में उनकी सफलता की असली नींव है, वे हमें कभी दिखाई नहीं देते। हम सिर्फ नतीजा देखते हैं, उसके पीछे की पूरी प्रक्रिया नहीं। इस वीडियो में हम टिम फेरिस की मशहूर और भारी भरकम बेस्टसेलर किताब टूल्स ऑफ टाइटन्स का पूरा सार 24 अध्यायों में देखने वाले हैं। टिम फेरिस ने अपने प्रसिद्ध पॉडकास्ट के 200 से ज्यादा वर्ल्ड क्लास मेहमानों से उनके सबसे बेहतरीन टूल्स, रूटीन और आदतों को चुनकर इस टैक्टिकल बाइबल को तैयार किया है। आप उन कुछ सबसे आम और ताकतवर पैटर्न्स को सीखेंगे जो इन सभी टाइटन्स में बार बार दोहराए जाते हैं। तो चलिए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों के सुबह के रूटीन, मॉर्निंग रूटीन्स ऑफ पीक परफॉर्मर्स। इस किताब का पहला बड़ा विचार यह है, लगभग सभी वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर, चाहे उनके क्षेत्र कितने भी अलग क्यों न हो, एक ऐसा जानबूझकर और पक्का सुबह का रूटीन, मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हैं जो उनके पूरे दिन की गुणवत्ता को तय करता है। फेरिस अपने 200 से ज्यादा इंटरव्यूज से एक बहुत ही खास पैटर्न नोटिस करते हैं। सफल लोग अपनी सुबह को यूं ही रैंडम या दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ देते। वे सोच समझकर एक ऐसा रूटीन डिजाइन करते हैं जो दिन की तमाम भागदौड़ शुरू होने से पहले उन्हें जमीन से जोड़े रखे, ग्राउंडेड, केंद्रित रखे और ऊर्जा से भरपूर रखे। इसमें बार बार दिखने वाली आम चीजें हैं, सुबह जल्दी उठना, बिना फोन को हाथ लगाए, कुछ मिनटों के लिए डायरी लिखना या आत्ममंथन करना, जर्नलिंग, रिफ्लेक्शन, शारीरिक हलचल, व्यायाम या स्ट्रेचिंग, और एक छोटा सा माइंडफुलनेस या मेडिटेशन का अभ्यास। यह रूटीन किसी इच्छा शक्ति, विल पावर पर निर्भर नहीं करता। ये एक ऐसा स्वचालित अनुष्ठान बन जाता है जो पूरे दिन के लिए मजबूत नींव रख देता है। किताब में कई मेहमान अपने सुबह के रूटीन साझा करते हैं, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा कॉमन धागा है। ज्यादातर लोग अपने उठने के पहले घंटे तक अपने फोन को हाथ तक नहीं लगाते। उनका मानना है कि अगर आपने सुबह की अपनी सबसे पहली ऊर्जा दूसरों की मांगों, ईमेल और नोटिफिकेशन को सौंप दी, तो आप पूरे दिन बस प्रतिक्रियाशील, रिएक्टिव बने रहेंगे, न कि सक्रिय, प्रोएक्टिव। इसे इस उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति जो उठते ही सबसे पहले अपना फोन चेक करता है, वो तुरंत बेचैनी, तुलना और रिएक्टिव मोड में फंस जाता है। दूसरा व्यक्ति जो अपने शुरुआती 30 से 60 मिनट सिर्फ अपने लिए डायरी लिखने, शारीरिक हलचल और शांत रहने के लिए आरक्षित रखता है, वो बेहद शांत और पक्की ऊर्जा के साथ अपने दिन की शुरुआत करता है। मनोविज्ञान की दुनिया में ये इच्छा शक्ति की कमी और आदतों के स्वचालन, विल पावर डिप्लीशन एंड हैबिट ऑटोमेशन की रिसर्च से जुड़ा हुआ है। मनोविज्ञान ये दिखाता है कि जब सकारात्मक व्यवहार अपने आप होने वाले रूटीन बन जाते हैं, तो उन्हें लगातार निभाना बहुत आसान हो जाता है। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अपना खुद का एक साधारण सा सुबह का रूटीन डिजाइन कीजिए। थोड़ी सी हलचल, आत्ममंथन और बिना फोन वाला वक्त, जिसे आप रोज लगातार निभा सकें। आज का तुरंत उठाया जाने वाला कदम, इमीडिएट एक्शन। कल सुबह उठने के बाद अपना फोन छूने से पहले कम से कम 10 मिनट सिर्फ अपने लिए हल्की फुल्की हलचल या शांत चिंतन में बिताइए। चैप्टर 2, ध्यान, मेडिटेशन। टाइटन्स के बीच का सबसे बड़ा साझा सूत्र इस किताब का दूसरा बड़ा विचार यह है। किताब में इंटरव्यू किए गए 200 से ज्यादा मेहमानों में से अधिकांश, चाहे वे एथलीट हो, उद्यमी हो या कलाकार हो, नियमित रूप से किसी न किसी रूप में ध्यान, मेडिटेशन या माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं। फेरिस समझाते हैं कि इन साक्षात्कारों में ध्यान का जिक्र इतनी बार और लगातार आता है कि वे इसे सबसे अधिक बार सुझाया गया टूल घोषित करते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग शैलियों का इस्तेमाल करते हैं,
जैसे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, माइंडफुलनेस या विपासना, या फिर साधारण सांस लेने के अभ्यास। लेकिन इसका मुख्य फायदा सभी के लिए एक जैसा होता है: मानसिक स्पष्टता, तनाव से मुक्ति और दबाव में भी बेहतर फैसले लेने की ताकत। वे सुझाव देते हैं कि अगर कोई एक ऐसा अभ्यास है जो लगभग दुनिया के सभी सफल लोगों में समान रूप से पाया जाता है, तो वो ध्यान है। और इसे आजमाना सिर्फ एक फैशन नहीं बल्कि पूरी तरह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। किताब में कई हाई परफॉर्मेंसिंग मेहमान बताते हैं कि कैसे ध्यान ने उन्हें भारी दबाव वाली परिस्थितियों, व्यापारिक संकट, प्रतियोगिताओं या सार्वजनिक असफलताओं में शांत और स्पष्ट दिमाग बनाए रखने में मदद की, जो उनकी सफलता का एक छिपा हुआ लेकिन बेहद अहम कारक था। इसे इस उदाहरण से समझिए। एक एग्जीक्यूटिव जो बिना किसी ध्यान अभ्यास के उच्च तनाव वाले फैसलों का सामना करता है, वो घबराकर, बेचैन और गलत फैसले ले सकता है। दूसरा एग्जीक्यूटिव जो नियमित रूप से ध्यान करता है, वो वैसी ही तनावपूर्ण परिस्थितियों में बेहद शांत और साफ दिमाग से सही फैसले लेता है। मनोविज्ञान की दुनिया में ये माइंडफुलनेस और तनाव मुक्ति रिसर्च से जुड़ा हुआ है। व्यापक अध्ययन ये साबित करते हैं कि नियमित ध्यान का अभ्यास शरीर में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स को उल्लेखनीय रूप से घटाता है और हमारी सोचने की स्पष्टता तथा भावनाओं पर नियंत्रण को मजबूत करता है। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अगर आप अभी तक ध्यान नहीं लगाते हैं, तो अपनी रोज की दिनचर्या में एक बहुत ही छोटा अभ्यास, 5 से 10 मिनट की गहरी सांसें या माइंडफुलनेस शामिल करके देखिए। आज का तुरंत उठाया जाने वाला कदम, इमीडिएट एक्शन। अभी 5 मिनट के लिए सांस लेने का एक साधारण सा ध्यान अभ्यास कीजिए। पूरी तरह अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित रखिए। आप सुन रहे हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज। चैप्टर 3, डर का खात्मा। टिम फेरिस का अपना फियर सेटिंग फ्रेमवर्क, फियर सेटिंग, इस किताब का तीसरा बड़ा विचार यह है। लक्ष्य तय करने, गोल सेटिंग की जगह फेरिस अपना खुद का एक बेहद शक्तिशाली टूल साझा करते हैं, जिसे फियर सेटिंग कहा जाता है। यानी अपने सबसे बड़े डर को कागज पर विस्तार से लिखना, जो आपको कदम उठाने से रोक रहे हैं, ताकि उनकी असली गंभीरता साफ तौर पर सामने आ सके। फेरिस समझाते हैं कि कई बड़े फैसले, जैसे करियर बदलना, कोई नया बिजनेस शुरू करना या कोई जोखिम भरा कदम उठाना, सिर्फ इसलिए टाल दिए जाते हैं क्योंकि हमारे डर बहुत धुंधले, अनिश्चित और इस वजह से बेहद डरावने लगते हैं। फियर सेटिंग के इस अभ्यास में 3 कॉलम होते हैं। परिभाषा, डिफाइन। बिल्कुल साफ लिखिए कि अगर आप ये कदम उठाते हैं तो सबसे बुरा क्या क्या हो सकता है, वर्स्ट केस सिनारियोज। बचाव, प्रिवेंट। हर उस बुरे परिणाम को रोकने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं। सुधार, रिपेयर। और अगर वो बुरा परिणाम सचमुच हो भी जाए, तो आप उसे कैसे सुधारेंगे या उससे कैसे उभरेंगे। ये प्रक्रिया आमतौर पर ये पोल खोल देती है कि जिन डरावने परिणामों से हम भाग रहे थे, वे असल में उतने भयानक या लाइलाज नहीं होते जितना हम अपनी ख्याली पुलाव वाली दुनिया में सोच रहे होते हैं। किताब में फेरिस अपना खुद का उदाहरण देते हैं। जब उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करने का सोचा, तो उनका सबसे बड़ा डर यह था कि मैं सब कुछ गवा बैठूंगा और सड़क पर आ जाऊंगा। लेकिन जब उन्होंने फियर सेटिंग की प्रक्रिया पूरी की, तो उन्हें एहसास हुआ कि सबसे बुरा हाल भी पूरी तरह संभलने योग्य था। वे वापस कोई नौकरी ढूंढ सकते थे, कुछ समय के लिए दोस्तों के यहां रह सकते थे। इस समझ ने उनके डर को बहुत छोटा कर दिया और उन्होंने आखिरकार कदम उठा लिया। इसे इस उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति जो अपने धुंधले और अस्पष्ट डर की वजह से करियर बदलने का एक अहम फैसला टालता रहता है, वो जिंदगी भर वही फंसा रह जाता है। दूसरा व्यक्ति जो अपने डर को खास तौर पर परिभाषित करता है, उसे रोकने के उपाय सोचता है और सुधार की योजना बनाता है। वो समझ जाता है कि जोखिम पूरी तरह नियंत्रण में है और वो बेझिझक कदम उठाता है। मनोविज्ञान की दुनिया में ये विनाशकारी सोच और संज्ञानात्मक पुनर्संरचना, कैटास्ट्रोफी एजिंग एंड कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की CBT रिसर्च से जुड़ा हुआ है।
मनोविज्ञान ये साबित करता है कि धुंधले और बिना नाम वाले डर असलियत से कहीं ज्यादा डरावने लगते हैं, और उन्हें साफ साफ तथा ठोस रूप से परिभाषित करना हमारी घबराहट को काफी हद तक कम कर देता है। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अपने किसी ऐसे बड़े फैसले के लिए जिसे आप लगातार टाल रहे हैं, फियर सेटिंग की ये पूरी प्रक्रिया कीजिए। सबसे बुरे हालात लिखिए, उन्हें रोकने के उपाय सोचिए और रिकवरी प्लान बनाइए। आज का तुरंत उठाया जाने वाला कदम, इमीडिएट एक्शन। उस फैसले के बारे में सोचिए जिसे आप डर की वजह से टाल रहे हैं, और अभी कागज पर लिखिए कि उसका असल में सबसे बुरा परिणाम क्या हो सकता है। चैप्टर 4, जीवन पर लागू 80/20 का नियम, दी 80/20 प्रिंसिपल अप्लाइड टू लाइफ। इस किताब का चौथा बड़ा विचार यह है, ज्यादातर नतीजे यानी 80% आउटपुट सिर्फ 20% कोशिशों या इनपुट से मिलते हैं, और सफल लोग सोच समझकर इन उच्च प्रभाव वाले 20% हिस्सों को पहचानते हैं, जबकि बाकी 80% को या तो खत्म कर देते हैं या दूसरों को सौंप देते हैं। फेरिस की इस किताब में कई मेहमान समझाते हैं कि 80/20 का ये नियम, पैरेटो प्रिंसिपल, सिर्फ बिजनेस में नहीं बल्कि पूरी जिंदगी पर लागू होता है। आपके 20% ग्राहक ही 80% कमाई देते हैं। आपकी 20% गतिविधियां ही 80% खुशी देती हैं, और आपके 20% रिश्ते ही 80% सच्ची वैल्यू प्रदान करते हैं। वे सलाह देते हैं कि नियमित रूप से एक 80/20 ऑडिट करना चाहिए। अपनी गतिविधियों, रिश्तों और जिम्मेदारियों की समीक्षा करके खुद से पूछना चाहिए कि कौन सा 20% हिस्सा सबसे ज्यादा फायदा दे रहा है, और फिर बाकी के 80% को बिना किसी संकोच के छांटकर बाहर कर देना चाहिए। किताब में एक उद्यमी का उदाहरण दिया जाता है जिन्होंने अपनी क्लाइंट लिस्ट का 80/20 ऑडिट किया। उन्होंने पाया कि उनके शीर्ष 20% ग्राहक उनकी 80% आय और संतुष्टि दे रहे थे, जबकि बाकी के 80% ग्राहक बहुत कम रिटर्न के लिए उनका बहुत सारा कीमती समय बर्बाद कर रहे थे। उन्होंने समझदारी दिखाते हुए निचले स्तर के उन ग्राहकों से नाता तोड़ लिया और अपना पूरा ध्यान सिर्फ शीर्ष ग्राहकों पर केंद्रित कर दिया। परिणाम स्वरूप उनके बिजनेस की गुणवत्ता और मुनाफा दोनों में जबरदस्त उछाल आया। इसे इस उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति जो अपना समय बिना सोचे समझे अपनी हर गतिविधि में एक बराबर बांट देता है, चाहे उन सबका मूल्य अलग अलग हो, उसे बहुत कम और बिखरे हुए नतीजे मिलते हैं। दूसरा व्यक्ति जो अपनी उन 20% सबसे मूल्यवान गतिविधियों को पहचानकर उन्हें प्राथमिकता देता है, उसे कम समय में कहीं बेहतर और शानदार परिणाम मिलते हैं। मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र की दुनिया में ये पैरेटो प्रिंसिपल और संसाधन आवंटन, रिसोर्स एलोकेशन की रिसर्च से जुड़ा हुआ है। ये दिखाता है कि मेहनत और नतीजे कभी भी एक बराबर नहीं बंटे होते, और ज्यादा असर डालने वाले क्षेत्रों की पहचान करना आपकी कार्यकुशलता को कई गुना बढ़ा देता है। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अपनी गतिविधियों, रिश्तों या काम का एक 80/20 ऑडिट कीजिए। अपने उन शीर्ष 20% मूल्यवान हिस्सों को पहचानिए और बाकी के बेकार 80% को धीरे धीरे अपनी जिंदगी से कम या खत्म कीजिए। आज का तुरंत उठाया जाने वाला कदम, इमीडिएट एक्शन। अपनी मौजूदा टू डू लिस्ट या दिन भर के कामों को देखिए। पहचानिए कि इनमें से कौन सा 20% हिस्सा आपके लिए सबसे ज्यादा वैल्यू पैदा कर रहा है। चैप्टर 5, ठंडे पानी का स्नान और शारीरिक अनुशासन, कोल्ड एक्सपोजर एंड फिजिकल डिसिप्लिन। इस किताब का 5वां बड़ा विचार यह है, कई उच्च प्रदर्शन करने वाले लोग जानबूझकर खुद को शारीरिक रूप से असहज परिस्थितियों जैसे ठंडे पानी से नहाना, बर्फ की बाल्टी में बैठना या कठोर व्यायाम में डालते हैं, न सिर्फ शारीरिक फायदों के लिए बल्कि मानसिक मजबूती और कड़ा अनुशासन पैदा करने के लिए। फेरिस समझाते हैं कि ठंडे पानी का संपर्क, कोल्ड एक्सपोजर जैसे ठंडे पानी से नहाना या आइस बाथ कई मेहमानों की दिनचर्या में बार बार दिखाई देता है। शरीर को मिलने वाले फायदों, सूजन कम होना, रक्त संचार सुधरना के अलावा वे तर्क देते हैं कि हर दिन जानबूझकर एक ऐसी चुनौतीपूर्ण और असहज चीज का सामना करना
जिससे आप बचना चाहते थे। आपके अंदर एक ऐसी मानसिक दृढ़ता और अनुशासन का निर्माण करती है जो जीवन की अन्य मुश्किलों में भी आपके काम आती है। ये एक नियंत्रित असुविधा, कंट्रोल्ड डिस्कम्फर्ट का अभ्यास है जो लगातार आपकी कंफर्ट जोन की सीमाओं को फैलाता है। किताब में कई एथलीट और उद्यमी बताते हैं कि हर दिन ठंडे पानी से नहाना, भले ही वो कितना भी असहज लगे, उन्हें अनुशासन की एक छोटी सी दैनिक जीत देता है जो बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए उनकी मानसिक ताकत को मजबूत करती है। इसे इस उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति जो हर दिन अपनी आरामदायक दुनिया में रहता है, कभी भी जानबूझकर खुद को असहज नहीं करता। जब जीवन में असली मुश्किलें आती है तो वो बुरी तरह संघर्ष करने लगता है। दूसरा व्यक्ति जो रोज छोटी और नियंत्रित असुविधा, ठंडा शॉवर, कठिन कसरत का अभ्यास करता है, वो बड़ी से बड़ी बाधाओं का सामना भी बहुत अधिक मजबूती और शांति के साथ करता है। मनोविज्ञान की दुनिया में ये तनाव प्रतिरोधक क्षमता और अनुशासन के हस्तांतरण, स्ट्रेस इनोक्यूलेशन एंड डिसिप्लिन ट्रांसफर की रिसर्च से जुड़ा हुआ है। ये साबित करता है कि नियमित रूप से छोटे और नियंत्रित तनावों का सामना करना समय के साथ आपकी कुल सहन शक्ति और आत्मनुशासन को बहुत मजबूत कर देता है। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अपनी रोज की दिनचर्या में एक छोटी सी नियंत्रित असुविधा का अभ्यास जोड़िए, जैसे नहाते वक्त आखिरी कुछ सेकंड ठंडा पानी इस्तेमाल करना या कोई कठिन शारीरिक गतिविधि करना। आज का तुरंत उठाया जाने वाला कदम, इमीडिएट एक्शन। जब आप अगली बार नहाएं तो शॉवर के आखिरी 30 सेकंड में ठंडे पानी का इस्तेमाल जरूर करें। आप सुन रहे हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज। चैप्टर 6, ना कहने की ताकत, द पावर ऑफ सेइंग नो। इस किताब का छठा बड़ा विचार यह है, सफल लोग अपनी कामयाबी का एक बहुत बड़ा हिस्सा चुनिंदा मौकों पर नो कहने की क्षमता को देते हैं। अपने समय और ऊर्जा की रक्षा करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अपनी हां को सही जगह देना। फेरे समझाते हैं कि हाई परफॉर्मर इस बात पर लगातार जोर देते हैं कि उनकी उत्पादकता और फोकस का असली राज सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या करना है, बल्कि ये जानना है कि क्या नहीं करना है। आपकी हर किसी और चीज के लिए एक नज़्म जाती है जो आपके समय, ऊर्जा और फोकस को खा जाती है। वे सुझाव देते हैं कि एक साफ सुथरा फिल्टर विकसित करें। क्या ये वाकई मेरी प्राथमिकताओं के साथ मेल खाता है? और अगर इसका जवाब पक्का हाँ न हो तो आपका डिफॉल्ट जवाब हमेशा ना होना चाहिए, भले ही वो मौका कितना भी आकर्षक क्यों न लगे। किताब में एक सफल उद्यमी का उदाहरण दिया जाता है जिन्होंने अपना एक कड़ा नियम बनाया, अगर मैं किसी अवसर को लेकर अंदर से हेल यस महसूस नहीं करता तो मैं उसे साफ ना कह देता हूं। इस साधारण से फिल्टर ने उन्हें अपना पूरा समय और ऊर्जा सिर्फ उन्हीं चीजों पर लगाने में मदद की जो सचमुच रोमांचक और सही थी, जिससे उनकी कुल उत्पादकता और संतुष्टि का स्तर आसमान छूने लगा। इसे इस उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति जो हर आने वाले रिक्वेस्ट या मौके को झट से हाँ कह देता है, वो हमेशा काम के बोझ से दबा रहता है, थका हुआ और भटका हुआ रहता है। दूसरा व्यक्ति जो उन चीजों को चुनिंदा तरीके से ना कहता है जो उसकी प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाती, वो अपनी सबसे बेहतरीन ऊर्जा सिर्फ अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में निवेश कर पाता है। मनोविज्ञान की दुनिया में ये निर्णय थकान और प्रतिबद्धता रिसर्च, डिसीजन फटीग एंड कमिटमेंट रिसर्च से जुड़ा हुआ है। ये दिखाता है कि बिना सोचे समझे हर चीज हाँ कर देना बहुत ज्यादा तनाव और घटिया प्रदर्शन से जुड़ा होता है, जबकि चुनिंदा और पक्के संकल्प बेहतर फोकस और नतीजे देते हैं। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अपना खुद का हेल यस या नो फिल्टर विकसित कीजिए। अगर कोई मौका दिल से रोमांचक या सही न लगे तो आपका डिफॉल्ट जवाब ना होना चाहिए। आज का तुरंत उठाया जाने वाला कदम, इमीडिएट एक्शन। अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों और कमिटमेंट्स को देखिए। उनमें से किसी एक को पहचानिए जो कभी भी दिल से
हेल यस नहीं थी। चैप्टर 7, लक्ष्यों से बढ़कर है प्रणालियां या सिस्टम्स, सिस्टम्स ओवर गोल्स। इस किताब का 7वां बड़ा विचार यह है, सिर्फ बड़े बड़े लक्ष्य, गोल्स तय कर लेना काफी नहीं है। सफल लोग अपना पूरा ध्यान लगातार चलने वाले, दोहराए जा सकने वाले सिस्टम्स को बनाने पर केंद्रित रखते हैं, जो प्रेरणा, मोटिवेशन पर निर्भर रहे बिना अपने आप उन्हें मनचाहे नतीजों तक पहुंचा देते हैं। फेरिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क समझाते हैं, जो कई मेहमानों ने साझा किया है। लक्ष्य भविष्य के किसी खास नतीजे को तय करते हैं, लेकिन सिस्टम वे रोज की प्रक्रियाएं हैं जिन्हें लगातार निभाया जाता है। कोई लक्ष्य, मैं एक किताब लिखूंगा, पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके अंदर प्रेरणा कितनी है, जबकि एक सिस्टम, मैं रोज 500 शब्द लिखूंगा, प्रेरणा हो या न हो, एक स्वचालित और लगातार प्रगति पैदा करता है। वे सुझाव देते हैं कि अपना ध्यान नतीजों वाले लक्ष्यों से हटाकर प्रक्रिया वाले सिस्टम्स पर लगाइए, क्योंकि जब सिस्टम्स को लगातार निभाया जाता है तो नतीजे अपने आप पीछे पीछे चले आते हैं। किताब में एक लेखक का उदाहरण दिया जाता है जिन्होंने सालों तक एक किताब लिखना अपना लक्ष्य बना रखा था, लेकिन कभी कोई प्रगति नहीं हुई, क्योंकि लक्ष्य इतना बड़ा और दूर था कि उनकी प्रेरणा बीच बीच में दम तोड़ देती थी। जब उन्होंने अपना ध्यान बदलकर रोज 500 शब्द लिखने के सिस्टम पर केंद्रित किया, चाहे वे मूड में हो या न हो, तो उन्होंने बिना किसी झंझट के सिर्फ 1 साल के भीतर अपनी पूरी किताब लिख डाली। इसे इस उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति जो बिना किसी सिस्टम के सिर्फ फिट बनना है का लक्ष्य रखता है, उसकी कोशिशें हमेशा प्रेरणा के आने जाने पर टिकी होने के कारण बेदम और अधूरी रहती है। दूसरा व्यक्ति जो रोज सुबह 10 मिनट कसरत करने के सिस्टम का पालन करता है, वो प्रेरणा के मोहताज हुए बिना लगातार और पक्की प्रगति करता है। मनोविज्ञान की दुनिया में ये आदत के निर्माण और प्रक्रिया बनाम परिणाम फोकस, हैबिट फॉर्मेशन एंड प्रोसेस वर्सेस आउटकम फोकस की रिसर्च से जुड़ा हुआ है। ये साबित करता है कि प्रक्रिया पर आधारित और व्यवस्थित तरीके परिणाम पर आधारित और प्रेरणा पर निर्भर तरीकों की तुलना में कहीं ज्यादा टिकाऊ और असरदार होते हैं। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अपने मौजूदा लक्ष्यों को खास, रोज या हफ्ते के हिसाब से ऐसे सिस्टम्स में बदल दीजिए जिन्हें आप प्रेरणा की परवाह किए बिना लगातार निभा सकें। आज का तुरंत उठाया जाने वाला कदम, इमीडिएट एक्शन। अपने दिमाग में चल रहे किसी मौजूदा लक्ष्य को सोचिए और उसे एक खास दैनिक सिस्टम में तब्दील कीजिए। आप सुन रहे हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज। चैप्टर 8, स्पष्टता और आत्ममंथन के लिए डायरी लिखना, जर्नलिंग फॉर क्लैरिटी एंड रिफ्लेक्शन। इस किताब का 8वां बड़ा विचार यह है, नियमित रूप से डायरी लिखना, जर्नलिंग, चाहे वो कितनी भी साधारण क्यों न हो, सफल लोगों के बीच एक ऐसी लगातार दोहराई जाने वाली आदत है जो मानसिक स्पष्टता, भावनाओं को संभालने की ताकत और आत्म जागरूकता का निर्माण करती है। फेरिस अपनी खुद की पसंदीदा डायरी लिखने की तकनीक साझा करते हैं, मॉर्निंग पेजेस, जिसमें आप बिना एडिट किए सीधे 3 पेज अपने मन के विचारों को उतार देते हैं, और 5 मिनट जर्नल, जिसमें कृतज्ञता और इरादे तय करने के छोटे छोटे प्रॉम्प्ट होते हैं। वे समझाते हैं कि डायरी लिखना एक मेंटल डाउनलोड की तरह काम करता है। जब आपके विचार, चिंताएं और आइडिया कागज पर लिख दिए जाते हैं, तो वे आपके दिमाग में बार बार चक्कर लगाना बंद कर देते हैं, जिससे साफ सोचना और बेहतर फैसले लेना संभव हो जाता है। किताब में एक उद्यमी का उदाहरण दिया जाता है जो अपनी पुरानी चिंता और ज्यादा सोचने की बीमारी से जूझ रहा था। जब उसने रोज डायरी लिखना शुरू किया, अपनी चिंताओं और विचारों को बस कागज पर लिखकर सुलझाना, तो उसकी मानसिक स्पष्टता और भावनाओं पर नियंत्रण बहुत बेहतर हो गया, भले ही उसने इसके अलावा कोई दूसरा बड़ा बदलाव नहीं किया था। इसे इस उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति जो अपने विचारों और चिंताओं को सिर्फ अपने दिमाग के अंदर ही ढोता रहता है, वो हमेशा मानसिक उलझन और बेचैनी से घिरा रहता है।
दूसरा व्यक्ति जो रोज डायरी लिखता है, वो अपने विचारों को कागज पर साफ करके एक स्पष्ट और शांत मानसिक स्थिति बनाए रखता है। मनोविज्ञान की दुनिया में ये अभिव्यक्तिपूर्ण लेखन रिसर्च, एक्सप्रेसिव राइटिंग रिसर्च से जुड़ा हुआ है। ये दिखाता है कि नियमित और खुलकर लिखने से तनाव में भारी कमी आती है, भावनाएं संतुलित होती हैं और यहां तक कि शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? रोजाना कुछ मिनट, 5 से 10 मिनट डायरी लिखने के लिए अलग रखिए, चाहे वो बिना रुके विचारों को लिखना हो या कृतज्ञता और संकल्प जैसे संचित तरीकों के साथ लिखना हो। आज का तुरंत उठाया जाने वाला कदम, इमीडिएट एक्शन। अभी 5 मिनट के लिए कागज उठाइए और बिना सोचे समझे अपने मौजूदा विचार, चिंताएं या आइडिया उस पर लिख डालिए। चैप्टर 9, सोच समझकर पढ़ने और लगातार सीखने की कला, द आर्ट ऑफ डेलिबरेट रीडिंग एंड कॉन्स्टेंट लर्निंग। इस किताब का 9वां बड़ा विचार यह है, लगभग सभी सफल लोग भूखे पाठकों, वोरेशियस रीडर्स की तरह सोच समझकर और गहराई से पढ़ने वाले होते हैं। वे जानबूझकर और लगातार नया ज्ञान अपने अंदर उतारते हैं और ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जो सिर्फ ऊपरी तौर पर पढ़ने की तुलना में कहीं ज्यादा मूल्य निचोड़कर बाहर लाते हैं। फेरे समझाते हैं कि कई मेहमान अपनी सफलता का एक बहुत बड़ा श्रेय लगातार सीखने की आदत को देते हैं। सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि जानबूझकर और सक्रिय रूप से एक्टिवली पढ़ना। जो तकनीकें बार बार सामने आती हैं, वे हैं किताबों को एक से ज्यादा बार पढ़ना, खास तौर पर बुनियादी और गहरी किताबों को, नोट्स और हाइलाइट्स लेना और सिर्फ मजे के लिए पढ़ने के बजाय सीखी गई बातों को अपनी असल जिंदगी में लागू करने की कोशिश करना। वे ये भी सुझाते हैं कि अलग अलग विषयों, बायोलॉजी, इतिहास, मनोविज्ञान से पढ़ना अक्सर ऐसे अनपेक्षित और बहुमूल्य विचार देता है जो एक ही क्षेत्र में रहने वालों को कभी नहीं मिलते। किताब में एक निवेशक का उदाहरण दिया जाता है जो अपनी ये आदत साझा करता है। वो हर अच्छी किताब को कम से कम 2 बार पढ़ता है, पहली बार केवल पूरी समझ बनाने के लिए और दूसरी बार गहरे नोट्स लेने तथा व्यावहारिक बातें छांटने के लिए। इस आदत ने उन्हें अपने निवेश के फैसलों में काम आने वाले अनूठे और दूरदर्शी विचार दिए। इसे इस उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति जो सिर्फ मजे के लिए या सतही तौर पर किताबें पढ़ता है, वो सामग्री को जल्दी भूल जाता है और उसका कोई व्यावहारिक लाभ नहीं उठा पाता। दूसरा व्यक्ति जो सोच समझकर और सक्रिय होकर पढ़ता है, नोट्स लेता है और सिद्धांतों को जिंदगी में उतारता है, वो लंबे समय तक टिकने वाला और पक्का ज्ञान हासिल करता है। मनोविज्ञान की दुनिया में ये सक्रिय सीखना और याद रखने की क्षमता एक्टिव लर्निंग एंड रिटेंशन रिसर्च से जुड़ा हुआ है। यह दिखाता है कि जब आप किताबों से सक्रिय रूप से जुड़ते हैं, नोट्स लेना, लागू करना, तो आपकी याददाश्त और व्यावहारिक समझ साधारण रूप से पढ़ने वालों से कई गुना बेहतर हो जाती है। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अपनी पढ़ाई को पैसिव से एक्टिव बनाइए, नोट्स लीजिए, मुख्य बातों को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश कीजिए और महत्वपूर्ण किताबों को समय समय पर दोबारा पढ़िए। आज का तुरंत उठाया जाने वाला कदम, इमीडिएट एक्शन। अपनी हाल ही की या मौजूदा पढ़ाई से कोई एक मुख्य बात छांटिए जिसे आप अपनी असल जिंदगी में आज ही लागू कर सकते हैं। चैप्टर 10, सलाहकारों का अपना व्यक्तिगत बोर्ड बनाना, बिल्डिंग अ पर्सनल बोर्ड ऑफ मेंटोर्स। इस किताब का 10वां बड़ा विचार यह है, सफल लोग शायद ही कभी अपनी ये यात्रा अकेले या दुनिया से कटकर तय करते हैं। वे सोच समझकर अपने लिए सलाहकारों और मेंटर्स का एक व्यक्तिगत बोर्ड तैयार करते हैं, चाहे वो औपचारिक हो या अनौपचारिक, जो उन्हें सही दिशा और नजरिया देता है। फेरे समझाते हैं कि कई मेहमान अपनी सफलता का श्रेय खास मेंटर्स या सलाहकारों को देते हैं। ऐसे लोग जिनसे वे नियमित रूप से या कभी कभार मार्गदर्शन लेते हैं, चाहे वो सीधा रिश्ता हो या किताबों और पॉडकास्ट के जरिए मिलने वाली वर्चुअल मेंटरशिप हो। वे सुझाव देते हैं कि अपना खुद का पर्सनल बोर्ड सोच समझकर बनाइए
3 से ऐसे लोग या यहां तक कि लेखक और विचारक जिन्हें आप फॉलो करते हैं, जो जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में आपका मार्गदर्शन कर सकें, और नियमित रूप से उनसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सीखते रहिए। किताब में एक उद्यमी का उदाहरण दिया जाता है जिन्होंने सोच समझकर अपने लिए एक बोर्ड चुना, एक बिजनेस मेंटर, एक हेल्थ फिटनेस विशेषज्ञ और एक आध्यात्मिक दार्शनिक मार्गदर्शक, किताबों के माध्यम से, जिनके विचार उन्हें जीवन के अलग अलग मोर्चों पर ऐसे मार्गदर्शन देते थे जैसे किसी कंपनी को उसका औपचारिक सलाहकार बोर्ड चलाता है। इसे इस उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति जो अपने सारे फैसले अकेले, बाहरी नजरिए के बिना खुद ही लेता है, वो बार बार अपनी ही गलतियों और कमजोरियों में फंसता रहता है। दूसरा व्यक्ति जो अपने व्यक्तिगत बोर्ड की सलाह लेता है, वो कहीं ज्यादा समझदारी भरे और चहुमुखी फैसले लेता है। मनोविज्ञान की दुनिया में ये मेंटरशिप और सामाजिक शिक्षण रिसर्च, मेंटरशिप एंड सोशल लर्निंग रिसर्च से जुड़ा हुआ है। ये साबित करता है कि अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन मिलना, चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक, आपके करियर और व्यक्तिगत विकास के स्तर को बहुत तेजी से ऊपर उठाता है, क्योंकि ये आपको सही नजरिया और जवाबदेही दोनों देता है। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अपने खुद के पर्सनल बोर्ड की पहचान कीजिए, चाहे वे असल जिंदगी के लोग हों या वे लेखक और विचारक जिनके विचार आपको पसंद हैं, और उनसे लगातार सीखने की आदत डालिए। आज का तुरंत उठाया जाने वाला कदम, इमीडिएट एक्शन। अपने जीवन के लिए ऐसे 3 बोर्ड मेंबर तय कीजिए, चाहे वे वास्तविक मेंटर हों या ऐसे लेखक जिनके विचारों की आप इज्जत करते हैं। आप सुन रहे हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज। चैप्टर 11, असफलता और अस्वीकृति को गले लगाना, एम्ब्रेसिंग फेलियर एंड रिजेक्शन। इस किताब का 11वां बड़ा विचार यह है। किताब में सबसे सफल लोग लगातार अपनी बड़ी असफलताओं और अस्वीकृतियों को अपनी कामयाबी के जरूरी और लाजिमी कदम के तौर पर देखते हैं, न कि ऐसी चीजें जिन्हें जिंदगी से दूर भगाया जाना चाहिए। फेरिस इस बात पर जोर देते हैं कि लगभग हर मेहमान, चाहे वो कितना भी बड़ा सफल क्यों न हो, अपनी यात्रा में बड़ी असफलताओं, ठठुकराए जाने और झटकों से गुजरा है। सफल और असफल लोगों में फर्क ये नहीं है कि सफल लोगों की जिंदगी में असफलता नहीं आती। फर्क ये है कि सफल लोग असफलता को व्यक्तिगत रूप से अपने वजूद पर हमेशा के लिए दाग की तरह नहीं लेते। वे इसे सिर्फ एक डेटा या सीखने के अनुभव की तरह ट्रीट करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे सुझाव देते हैं कि असफलता के साथ अपने रिश्ते को सोच समझकर बदलिए। मैं फेल हो गया कहने के बजाय इसे डेटा मिल गया या फीडबैक मिल गया जैसी भाषा में बदलिए। किताब में कई मेहमान अपनी बड़ी और सार्वजनिक असफलताओं को साझा करते हैं। डूबे हुए बिजनेस, पब्लिक में बेइज्जत होना या बड़ी भूलें, और इस बात पर जोर देते हैं कि यही वे अनुभव थे जो उनकी अगली सफलता की नींव बने, क्योंकि उन्होंने ऐसे कड़े सबक सिखाए जो सिर्फ जीत मिलने से कभी नहीं सीखे जा सकते। इसे इस उदाहरण से समझिए। एक ये व्यक्ति जो अपनी पहली ही बड़ी असफलता के बाद ये मानकर सब कुछ छोड़ देता है कि वह किसी काबिल नहीं है, अपनी तरक्की का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर लेता है। दूसरा व्यक्ति जो असफलता को एक कोरे आंकड़े या सीखने के सबक की तरह देखता है, सीखता है और आगे बढ़ता है, वो आखिरकार ऐसी सफलता हासिल कर लेता है जो बिना उन असफलताओं के कभी संभव नहीं थी। मनोविज्ञान की दुनिया में ये ग्रोथ माइंडसेट और सहन शक्ति रिसर्च, ग्रोथ माइंडसेट एंड रेजिलियंस रिसर्च कैरोल ड्वेस्क से जुड़ा हुआ है। ये साबित करता है कि जो लोग असफलता को सीखने का मौका मानते हैं, ग्रोथ माइंडसेट, वे तयशुदा सोच वाले लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा लंबे समय तक टिके रहते हैं और बड़ी सफलता हासिल करते हैं। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अपनी पुरानी या हाल की असफलताओं को नए सिरे से देखिए। मैं असफल हो गया की जगह ये सोचिए कि मैंने इससे क्या सीखा, और देखिए कि उस असफलता ने आपको क्या कीमती सबक दिया है। आज का तुरंत उठाया जाने वाला कदम, इमीडिएट एक्शन।
अपनी जिंदगी की कोई हाल की असफलता याद कीजिए और लिखिए कि उसने आपको क्या खास और मूल्यवान सबक सिखाया है। चैप्टर 12, 5 बुलेट फ्राइडे, साप्ताहिक आत्ममंथन का अभ्यास। द 5 बुलेट फ्राइडे वीकली रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस। इस किताब का 12वां और अंतिम बड़ा विचार यह है। यह पूरी किताब और इसके सारे टूल्स को एक साथ जोड़ने वाला एक साधारण सा साप्ताहिक अनुष्ठान है। फिर इसका खुद का 5 बुलेट फ्राइडे, जो सभी विचारों को एक टिकाऊ और नियमित आदत में ढाल देता है। फेरिस अपना खुद का साप्ताहिक अभ्यास साझा करते हैं। हर शुक्रवार को ऐसी 5 चीजें लिखना जो उस हफ्ते दिलचस्प, मूल्यवान या ध्यान देने योग्य थी। चाहे वो कोई किताब हो, कोई कोट हो या कोई नया विचार हो। ये छोटा सा अभ्यास समय के साथ ज्ञान का एक ऐसा खजाना बना देता है और नियमित रूप से खुद पर विचार करने की आदत डाल देता है, जो डायरी लिखने, सिस्टम्स बनाने और सीखने जैसी सभी बातों को एक मजबूत और टिकाऊ हफ्ते की लय में पिरो देता है। फेरिस इस साधारण से साप्ताहिक अनुष्ठान को अपनी न्यूज़लेटर के जरिए लाखों सब्सक्राइबर्स के साथ साझा करते हैं। उनके मुताबिक यही वो लगातार चलने वाला काम है जो सालों साल से उनके अपने लगातार सीखने और बढ़ने की असली नींव रहा है। इसे इस उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति जो किताबें पढ़ता है उत्साहित भी होता है, लेकिन कभी भी अपने विचारों को नियमित रूप से दोहराने की आदत नहीं डालता। उसके सारे सीखे हुए सबक जल्दी ही दिमाग से गायब हो जाते हैं। दूसरा व्यक्ति जो एक आसान साप्ताहिक रस्म जैसे 5 बुलेट फ्राइडे अपनाता है, वो लगातार अपनी सीख को समेटता और मजबूत करता रहता है। मनोविज्ञान की दुनिया में ये स्पेस्ड रिपीटेशन और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस रिसर्च, स्पेस्ड रेपिटेशन एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस रिसर्च से जुड़ा हुआ है। सीखने का विज्ञान ये दिखाता है कि नियमित और थोड़े थोड़े अंतराल पर किया गया आत्ममंथन एक बार पढ़कर छोड़ देने की तुलना में ज्ञान को दिमाग में पक्का करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अपना खुद का साप्ताहिक आत्ममंथन का नियम बनाइए। हर हफ्ते कुछ मिनट निकालकर अपनी मुख्य सीखों, जीती गई बाजी या विचारों को कागज पर दर्ज कीजिए। आज का तुरंत उठाया जाने वाला कदम, इमीडिएट एक्शन। अभी इस हफ्ते की 3 से 5 ऐसी सबसे दिलचस्प और कीमती बातें लिखिए जो आपने सीखी है या अनुभव की है। चैप्टर 13, सीमाओं और डेडलाइन की ताकत, द पावर ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स एंड डेडलाइंस। इस किताब का 13वें और आखिरी विचार ये है। कई टाइटन्स जानबूझकर अपने लिए कृत्रिम सीमाएं और सख्त डेडलाइन तय करते हैं। उनसे भागते नहीं हैं, क्योंकि असीमित समय या संसाधनों की तुलना में सीमाएं अक्सर रचनात्मकता और काम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाती है। फेरिस समझाते हैं कि कई मेहमान बताते हैं कि उनका सबसे बेहतरीन काम तब हुआ जब उनके पास समय, बजट या साधन बहुत सीमित थे। पार्किंसंस लॉ, यानी काम उतना ही समय लेता है जितना उसे करने के लिए दिया जाता है, को मात देने के लिए वे जानबूझकर कम समय की डेडलाइन तय करते हैं, भले ही आधिकारिक समय सीमा लंबी हो। यह कृत्रिम दबाव, टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को खत्म करता है और तेजी से तथा सटीक तरीके से काम पूरा करने पर मजबूर कर देता है। किताब में एक लेखक का उदाहरण दिया जाता है जो असीमित समय होने के कारण अपनी किताब पूरी करने के लिए संघर्ष कर रहा था। जब उन्होंने खुद को सिर्फ 90 दिन की एक सख्त और कृत्रिम डेडलाइन दी, भले ही प्रकाशक ने उन्हें ज्यादा समय दिया था, तो उनकी उत्पादकता और फोकस आसमान छूने लगे और उन्होंने तय समय से पहले ही ऐसी शानदार गुणवत्ता के साथ किताब पूरी कर ली जो लंबी समयावधि में कभी हासिल नहीं हो सकती थी। इसे इस उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति जो जितना समय है उतना पूरा इस्तेमाल करूंगा की नीति पर चलता है, वो किसी भी साधारण से काम को खींचतान कर बहुत लंबा कर देता है। दूसरा व्यक्ति जो सोच समझ कर कड़े और छोटे लक्ष्य तय करता है, वो बहुत कम समय में कहीं ज्यादा फोकस और सफाई के साथ काम पूरा कर लेता है। मनोविज्ञान की दुनिया में ये पार्किंसंस लॉ और कृत्रिम कमी, आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी की रिसर्च से जुड़ा हुआ है। ये दिखाता है कि समय की पाबंदियां वास्तव में
आपके फोकस और कार्यकुशलता को बढ़ाती है, क्योंकि वे टाल-मटोल के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अपने मौजूदा प्रोजेक्ट्स के लिए जानबूझकर छोटे और कड़े डेडलाइन तय कीजिए, आधिकारिक समय सीमा से पहले, ताकि आप खुद को पूरी एकाग्रता के साथ काम करने पर मजबूर कर सकें। आज का तुरंत उठाया जाने वाला कदम, इमीडिएट एक्शन। अपने किसी मौजूदा प्रोजेक्ट के लिए अभी एक सख्त और कृत्रिम डेडलाइन, समय सीमा तय कर लीजिए। आप सुन रहे हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज। चैप्टर 14, डीप वर्क के लिए कार्यों को एक साथ करना और एक समय में एक ही काम करना, बैचिंग एंड सिंगल टास्किंग फॉर डीप वर्क। इस किताब का 14वां बड़ा विचार यह है, एक साथ कई काम करना, मल्टीटास्किंग एक बहुत बड़ा धोखा है। टाइटन्स लगातार बैचिंग, एक जैसे कामों को समूह में करना और एक समय में सिर्फ एक ही काम पर पूरा ध्यान लगाने वाले डीप वर्क सत्रों को अपनी उच्च उत्पादकता का मुख्य आधार मानते हैं। फेरिस समझाते हैं कि कई मेहमान इस बात पर जोर देते हैं कि बार बार काम बदलना, टास्क स्विचिंग, वास्तव में हमारी मानसिक कार्यकुशलता को बहुत कम कर देता है। हर बार जब आप काम बदलते हैं तो एक कीमत चुकानी पड़ती है। वापस उसी फोकस में लौटने में समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होती है। वे सुझाव देते हैं बैचिंग को अपनाना, यानी एक जैसे कामों, ईमेल, कॉल्स, मीटिंग्स को दिन भर फैलाने के बजाय दिन के खास समय ब्लॉकों में समेट लेना, और सिंगल टास्किंग को अपनाना, यानी एक समय में सिर्फ एक महत्वपूर्ण और रचनात्मक काम पर अपनी पूरी और अखंड ऊर्जा झोंक देना। किताब में एक एग्जीक्यूटिव का उदाहरण दिया जाता है जो पूरे दिन बीच बीच में अपने ईमेल चेक करके अपने दिन को टुकड़ों में बांट रहा था और कभी भी कोई गहरा और वास्तविक काम, डीप वर्क नहीं कर पा रहा था। जब उन्होंने अपने ईमेल चेक करने के लिए दिन में सिर्फ 2 खास समय तय कर दिए और बाकी पूरे दिन को सुरक्षित सिंगल टास्किंग डीप वर्क के लिए आरक्षित कर लिया, तो उनका कुल आउटपुट और काम की गुणवत्ता में जबरदस्त सुधार हुआ। इसे इस उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति जो लगातार काम बदलता रहता है, ईमेल, मैसेज और मीटिंग्स के बीच झूलता रहता है, वो पूरे दिन में बहुत कम असली प्रगति कर पाता है। दूसरा व्यक्ति जो बैचिंग और सिंगल टास्किंग का अभ्यास करता है, वो बहुत ज्यादा अर्थपूर्ण और उच्च गुणवत्ता वाला काम बाहर निकालता है। मनोविज्ञान की दुनिया में ये अटेंशन रेजिड्यू और टास्क स्विचिंग लागत रिसर्च, अटेंशन रेसिड्यू एंड टास्क स्विचिंग कॉस्ट रिसर्च से जुड़ा हुआ है। ये साबित करता है कि काम बदलना मानसिक प्रदर्शन को गिरा देता है, क्योंकि ध्यान पूरी तरह से नए काम पर नहीं जाता, पिछले काम का कुछ हिस्सा दिमाग में अटका रहता है। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अपने एक जैसे कामों जैसे ईमेल या फोन कॉल को खास समय ब्लॉकों में बांट लीजिए और अपने महत्वपूर्ण तथा रचनात्मक कामों के लिए सुरक्षित सिंगल टास्किंग का वक्त अलग रखिए। आज का तुरंत उठाया जाने वाला कदम, इमीडिएट एक्शन। आज अपने ईमेल और संदेशों को देखने के लिए एक तय समय तय कर लीजिए और बाकी दिन उन्हें न खोलने की पक्की कसम खाइए। चैप्टर 15, विकास में असुविधा की भूमिका, द रोल ऑफ डिस्कम्फर्ट इन ग्रोथ। इस किताब का 15वां बड़ा विचार यह है, टाइटन्स लगातार अपनी आरामदायक दुनिया, कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर जानबूझकर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हैं, इस विश्वास के साथ कि असली विकास सिर्फ असुविधा के रास्ते ही संभव है। फेरिस इस बात को रेखांकित करते हैं कि बहुत सारे मेहमान अपने अपने क्षेत्रों में असुविधा से भागते नहीं हैं, वे सक्रिय रूप से उसकी तलाश करते हैं, ये समझते हुए कि हुनर, आत्मविश्वास और सहन शक्ति सिर्फ चुनौतीपूर्ण और असहज परिस्थितियों में ही सही मायनों में बनती है। ये कंफर्ट जोन के बिल्कुल उलट ग्रोथ जोन, विकास का क्षेत्र वाली मानसिकता है, जहां असुविधा इस बात का सकारात्मक संकेत होती है कि आप बढ़ रहे हैं, न कि कोई चेतावनी जिसे नजरअंदाज करके भगा जाए। किताब में एक परफॉर्मर का उदाहरण दिया जाता है जो नियमित रूप से खुद को नई, चुनौतीपूर्ण और कभी कभी शर्मनाक लगने वाली स्थितियों में डाल देता था,
लोगों के सामने नए कौशल आजमाना जहां फेल होने का खतरा बहुत ज्यादा था। इस यकीन के साथ कि यही असुविधा उन्हें उन लोगों की तुलना में बहुत तेजी से सुधारती है जो सिर्फ अपने जाने पहचाने और आरामदायक हुनर तक सीमित रहते हैं। इसे इस उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति जो हमेशा अपनी आरामदायक दुनिया में रहता है, आसान और जाने पहचाने काम करता है, वो जिंदगी में बहुत कम आगे बढ़ पाता है। दूसरा व्यक्ति जो नियमित रूप से चुनौतीपूर्ण और असहज स्थितियों की तलाश करता है, वो बहुत तेज और गहरी तरक्की का अनुभव करता है। मनोविज्ञान की दुनिया में ये इष्टतम चुनौती और फ्लो थ्योरी रिसर्च, ऑप्टिमल चैलेंज एंड फ्लो थ्योरी रिसर्च मिहाली सी एसिक्सेंट मिहाली से जुड़ा हुआ है। ये दिखाता है कि असली विकास और यहां तक कि आनंद तब अपनी चरम सीमा पर होता है जब चुनौती का स्तर आपकी मौजूदा क्षमता से थोड़ा ऊपर होता है, यानी ग्रोथ जोन में, न कि कंफर्ट जोन या पैनिक जोन में। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? नियमित रूप से उन स्थितियों की पहचान कीजिए और उन्हें चुनिए जो आपको थोड़ा असहज और चुनौतीपूर्ण महसूस कराती है, जहां असली कौशल का निर्माण संभव हो। आज का तुरंत उठाया जाने वाला कदम, इमीडिएट एक्शन। कोई एक छोटी और चुनौतीपूर्ण चीज सोचिए जिसे करने से आप बच रहे हैं। आज उसका पहला कदम जरूर उठाइए। आप सुन रहे हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज। चैप्टर 16, सेहत और खानपान को आसान बनाना, सिंप्लीफाइंग न्यूट्रिशन एंड हेल्थ हैबिट्स। इस किताब का 16वां बड़ा विचार यह है, कई टाइटन्स पेचीदे और नए जमाने के अजीबोगरीब डाइट से दूर रहते हैं। इसके बजाय वे बहुत ही सरल, टिक सकने वाले और विज्ञान पर आधारित पोषण और सेहत के नियमों का पालन करते हैं, जिन्हें लंबे समय तक आसानी से निभाया जा सके। फेरे समझाते हैं कि बहुत सारे मेहमान, भले ही उनके तरीके अलग हो, कुछ बहुत ही बुनियादी और सरल नियमों पर सहमत दिखते हैं। प्रोटीन से भरपूर भोजन, पेट भरने और मांसपेशियों की सुरक्षा के लिए, प्रोसेस्ड फूड से दूरी, सोने का एक पक्का नियम और नियमित रूप से हल्की फुल्की कसरत, न कि कोई थका देने वाली और असंभव दिनचर्या। वे इस बात पर जोर देते हैं कि सेहत के लिए सबसे असरदार तरीका वही है जिसे आप असल जिंदगी में लंबे समय तक निभा सकें, न कि कोई ऐसा जटिल और पाबंदियों वाला सिस्टम जिसे आप कुछ दिनों में ही छोड़ दें। किताब में एक एथलीट का उदाहरण दिया जाता है जिन्होंने सालों तक बहुत मुश्किल और जटिल डाइट आजमाई, लेकिन नतीजे हमेशा निराशाजनक रहे। जब उन्होंने अपनी जीवन शैली को पूरी तरह से सरल बना दिया, असली और ताजा खाना, पर्याप्त प्रोटीन और समय पर नींद, तो उनकी सेहत और प्रदर्शन दोनों में जबरदस्त सुधार हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सरल तरीका लंबे समय तक निभाने के लिहाज से एकदम सही था। इसे इस उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति जो कोई बहुत कठिन और सख्त डाइट अपनाता है, वो कुछ हफ्तों बाद थकहार कर उसे पूरी तरह छोड़ देता है। दूसरा व्यक्ति जो बहुत ही सरल और सहज नियमों का पालन करता है, वो लंबे समय तक लगातार अपनी सेहत में सुधार देखता रहता है। मनोविज्ञान की दुनिया में ये आदत की स्थिरता और व्यवहार परिवर्तन रिसर्च, हैबिट सस्टेनेबिलिटी एंड बिहेवियर चेंज रिसर्च से जुड़ा हुआ है। ये दिखाता है कि सरल और आसानी से टिकने वाली आदतें जटिल और सख्त प्रणालियों की तुलना में कहीं ज्यादा लंबे समय तक इंसानों के साथ बनी रहती है। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अपनी सेहत के तरीकों को आसान बनाइए। कुछ बुनियादी और पक्के नियमों, प्रोटीन, ताजा खाना, नींद और संतुलित व्यायाम पर ध्यान दीजिए, न कि किसी पेचीदे और फैशनेबल सिस्टम पर। आज का तुरंत उठाया जाने वाला कदम, इमीडिएट एक्शन। अपनी सेहत के मौजूदा तरीकों के बारे में सोचिए। क्या यह तरीका सरल और टिकने वाला है या फिर ऐसा जटिल सिस्टम है जिसे आप जल्द ही छोड़ देंगे? चैप्टर 17, अत्यधिक सफल लोगों से सीखना, तैयारी के सबक, लर्निंग फ्रॉम एक्सट्रीम परफॉर्मर्स, लेसन्स इन प्रेपरेशन। इस किताब का 17वां बड़ा विचार यह है, कुशल एथलीट और परफॉर्मर जिनके पास गलती करने की गुंजाइश जरा सी भी नहीं होती, अपनी तैयारी, प्रेपरेशन पर हद से ज्यादा ध्यान देते हैं
उनका ये पक्का विश्वास होता है कि असली आत्मविश्वास और प्रदर्शन प्रतिभा से नहीं, बल्कि गहरी तैयारी से आता है। फेरिस कई बेहतरीन एथलीटों और कलाकारों के विचार साझा करते हैं, जो इस बात पर जोर देते हैं कि उनकी जो कुदरती प्रतिभा बाहर दिखाई देती है, वो असल में उनकी बहुत लंबी, गहरी और सोची समझी तैयारी का नतीजा होती है। हजारों घंटे की प्रैक्टिस, विजुअलाइजेशन, मन में अभ्यास करना और व्यवस्थित तरीके से हुनर को तराशना, जो दर्शकों या बाहर वालों को कभी नहीं दिखता। वे सुझाव देते हैं कि असली आत्मविश्वास, जो दबाव से भरे पोंछ पर सबसे ज्यादा जरूरी होता है, सिर्फ पक्की तैयारी से आता है, न कि सिर्फ ये उम्मीद करने से कि सब कुछ अच्छा ही होगा। किताब में एक दिग्गज एथलीट का उदाहरण दिया जाता है, जो किसी भी मुकाबले से पहले अपनी मानसिक और शारीरिक तैयारी बहुत गहराई से करता था। वो हर संभावित स्थिति की कल्पना करता था और अपनी दिनचर्या को हजारों बार दोहराता था, ताकि असली प्रतियोगिता के वक्त, चाहे दबाव कितना भी भयंकर क्यों न हो, उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल स्वाभाविक और आत्मविश्वास से भरी हो। इसे इस उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति जो बिना किसी खास तैयारी के उच्च जोखिम वाली स्थितियों में उतर जाता है, वो घबराया हुआ और कमजोर प्रदर्शन करता है। दूसरा व्यक्ति जो हर पहलू की गहरी तैयारी करके जाता है, वो दबाव कितना भी बड़ा हो, बेहद शांत और शानदार प्रदर्शन देता है। मनोविज्ञान की दुनिया में ये जानबूझकर अभ्यास और प्रदर्शन मनोविज्ञान रिसर्च, डेलिबरेट प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस साइकोलॉजी रिसर्च एंड एरिक्सन से जुड़ा हुआ है। ये साबित करता है कि असली महारत और आत्मविश्वास सिर्फ पैदाइशी प्रतिभा से नहीं, बल्कि व्यवस्थित और सोची समझी प्रैक्टिस से बनते हैं। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अपनी महत्वपूर्ण और बड़ी परीक्षाओं या पलों, जैसे अहम प्रेजेंटेशन, मीटिंग्स या फैसले के लिए बहुत गहराई से तैयारी कीजिए। अभ्यास कीजिए, कल्पना कीजिए और अपनी तैयारी के दम पर आत्मविश्वास खड़ा कीजिए, न कि आखिरी वक्त के भरोसे बैठिए। आज का तुरंत उठाया जाने वाला कदम, इमीडिएट एक्शन। अपनी आने वाली किसी महत्वपूर्ण स्थिति के बारे में सोचिए और अभी से उसके लिए तैयारी का एक ठोस कदम उठाइए। चैप्टर 18, इन टूल्स का उपयोग करना, आपका व्यक्तिगत टाइटन टूल किट, अप्लाइंग द टूल्स, योर पर्सनल टाइटन टूल किट। इस किताब का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है, कोई भी एक इंसान सभी 200 से ज्यादा टूल्स को एक साथ अपनी जिंदगी में नहीं उतार सकता। असली खजाना इसमें है कि आप अपने लिए सबसे सटीक और असरदार टूल्स को चुनें और उन्हें गहराई तथा निरंतरता के साथ अपनी जिंदगी में ढाल लें। फेरिस इस किताब का समापन इसी व्यावहारिक और व्यक्तिगत निष्कर्ष के साथ करते हैं। वे सुझाव देते हैं कि पाठक अपना खुद का व्यक्तिगत टूल किट तैयार करे और इस किताब में बताए गए सैकड़ों तरीकों में से सिर्फ उन खास टूल्स को चुने जो उनकी अपनी परिस्थिति, स्वभाव और लक्ष्यों के साथ सचमुच मेल खाते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि कोई भी एक सटीक संयोजन सभी के लिए नहीं बना है। अलग अलग टाइटन्स अलग अलग रास्ते चुनते हैं। असली तरक्की अपने लिए सही मेल ढूंढने और उसे लगातार निभाने से आती है। फेरिस अपना खुद का अनुभव साझा करते हैं, कैसे उन्होंने सालों की कोशिशों के बाद अपना खुद का अनूठा टूल किट तैयार किया। अलग अलग मेहमानों से अलग अलग तरीके सीखे, कुछ को रखा और कुछ को छोड़ दिया, जिससे उनका अपना एक ऐसा सिस्टम बन गया जो किसी और की नकल नहीं बल्कि पूरी तरह उनका अपना था। इसे इस उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति जो किताब के सारे 200 से ज्यादा टूल्स को एक ही बार में आजमाने की कोशिश करता है, वो बुरी तरह उलझ जाता है और किसी भी चीज को टिक कर नहीं कर पाता। दूसरा व्यक्ति जो अपने लिए सबसे जरूरी 3 से 5 टूल्स को चुनता है, उन्हें गहराई से और लगातार अपनाता है, वो अपनी जिंदगी में एक असली और टिकाऊ बदलाव महसूस करता है। मनोविज्ञान की दुनिया में ये व्यक्तिगत व्यवहार परिवर्तन और आदत संचयन रिसर्च, पर्सनलाइज्ड बिहेवियर चेंज एंड हैबिट स्टैकिंग रिसर्च से जुड़ा हुआ है। यह दिखाता है कि एक केंद्रित, व्यक्तिगत और धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला तरीका, कुछ चुनिंदा आदतों में महारत हासिल करना, एक साथ
ढेरों बदलाव करने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा टिकाऊ होता है। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अपना खुद का टाइटन टूलकिट खुद के लिए छांटिए। इस किताब के अध्यायों में से 3 से 5 ऐसे टूल्स चुनिए जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। आज का तुरंत उठाया जाने वाला कदम, इमीडिएट एक्शन। अभी इस किताब से अपने लिए सबसे काम के 3 से 5 टूल्स चुनिए और लिखिए कि कल सुबह से आप उन्हें कैसे लागू करने वाले हैं। आप सुन रहे हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज। चैप्टर 19, अकेलेपन और गहरी सोच के समय की कीमत, द वैल्यू ऑफ सॉलिट्यूड एंड डीप थिंकिंग टाइम। इस किताब का 19वां बड़ा विचार यह है, कई टाइटन्स जानबूझकर नियमित रूप से अकेलेपन और बिना किसी फिक्स एजेंडे वाले सोचने के समय को अपनी दिनचर्या में जगह देते हैं, ये समझते हुए कि लगातार रहने वाली व्यस्तता कभी भी असली और क्रांतिकारी सोच के लिए जगह नहीं छोड़ती। फेरे समझाते हैं कि बहुत सारे उच्च प्रदर्शन करने वाले मेहमान अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद अकेलेपन और बिना बंधे सोचने के समय, थिंकिंग टाइम, को बचाकर रखते हैं, चाहे वो लंबी सैर हो या फिर डायरी में तय किए गए कुछ न करने के ब्लॉक। उनका तर्क है कि असली और मौलिक विचार अक्सर तब आते हैं जब आपका दिमाग हर तरह के बाहरी शोर और जानकारी से पूरी तरह आजाद होता है, न कि तब जब आप लगातार भागदौड़ वाले और रिएक्टिव मोड में होते हैं। किताब में एक उद्यमी का उदाहरण दिया जाता है जो अपने बिजनेस के सबसे बेहतरीन आइडिया तब पा तीनता था जब वो जानबूझकर बिना फोन और बिना किसी मकसद के अकेले लंबी सैर पर निकलता था। उसने इस आदत को इतना महत्वपूर्ण माना कि उसने इसे अपने हफ्ते के शेड्यूल में एक ऐसी चीज बना दिया जिसके साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता था। इसे इस उदाहरण से समझिए, एक व्यक्ति जो हमेशा व्यस्त, जुड़ा हुआ और उत्तेजनाओं से घिरा रहता है, उसे कभी भी गहरी और मौलिक सोच के लिए वक्त नहीं मिल पाता। दूसरा व्यक्ति जो नियमित रूप से अकेलेपन का समय तय करता है, वो जीवन में बड़े और क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले विचारों का अनुभव करता है। मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोसाइंस की दुनिया में ये डिफॉल्ट मोड नेटवर्क और रचनात्मक इनक्यूबेशन रिसर्च से जुड़ा हुआ है। ये साबित करता है कि जब दिमाग किसी तय काम के दबाव से आजाद होता है तो वो अक्सर सबसे बेहतरीन रचनात्मक जुड़ाव और विचार पैदा करता है। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अपने हफ्ते के शेड्यूल में जानबूझकर कुछ समय अकेलेपन और बिना किसी एजेंडे के सोचने के लिए निकालिए, बिना फोन के, बिना किसी तय मकसद के। आज का तुरंत उठाया जाने वाला कदम, इमीडिएट एक्शन। आज 15 से 20 मिनट के लिए फोन के बिना, बिना किसी खास मंजिल या मकसद के अकेले टहलने के लिए निकल जाइए। चैप्टर 20, सच्चे दिल से नेटवर्किंग, मांगने से पहले देना, नेटवर्किंग ऑथेंटिकली, गिविंग बिफोर आस्किंग। इस किताब का 20वां बड़ा विचार यह है, टाइटन्स असली और असरदार नेटवर्किंग की शुरुआत चीजें मांगने से नहीं बल्कि देने से करते हैं। बिना किसी तुरंत फायदे की उम्मीद किए पहले दिल से दूसरों की मदद करना लंबे समय में शक्तिशाली और गहरे रिश्ते बनाता है। फेरे समझाते हैं कि कई मेहमान इस बात पर जोर देते हैं कि उनके सबसे मूल्यवान पेशेवर रिश्ते लेन देन वाली नेटवर्किंग से नहीं बल्कि सच्ची और उदारता से दी गई मदद से बने हैं। किसी की मदद करना, सही इंसान से मिलवाना, इंट्रोडक्शन या अपना ज्ञान साझा करना बिना ये सोचे कि बदले में तुरंत क्या मिलेगा, ये तरीका उल्टे लंबे समय में पारंपरिक और स्वार्थी नेटवर्किंग की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत और आपसी सहयोग वाले रिश्ते तैयार करता है। किताब में एक उद्यमी का उदाहरण दिया जाता है जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक कनेक्टर के रूप में की थी। वे बिना किसी स्वार्थ के लोगों को आपस में मिलाते थे और दिल से उनकी मदद करते थे। एक मददगार और उदार इंसान के रूप में उनकी इस छवि ने आखिरकार उन्हें ऐसे बेहतरीन रिश्ते और मौके दिए जो सीधे नेटवर्किंग करने से कभी नहीं मिल सकते थे। इसे इस उदाहरण से समझिए, एक व्यक्ति जो नेटवर्किंग कार्यक्रमों में सिर्फ ये सोचकर जाता है कि मुझे इससे क्या फायदा मिलेगा,
वो सती और मतलब के रिश्ते बनाता है। दूसरा व्यक्ति जो पहले दिल से और बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है, वो गहरे, लंबे समय तक चलने वाले और दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद रिश्ते बनाता है। मनोविज्ञान की दुनिया में ये पारस्परिकता और उदार नेटवर्किंग रिसर्च, जैसे एडम ग्रांट की किताब गिव एंड टेक से जुड़ा हुआ है। ये दिखाता है कि सच्चे दाता, गिवर्स, लंबे समय में सबसे सफल पेशेवर बनते हैं। भले ही थोड़े समय के लिए वे स्वार्थी लोगों जितने चालाक न दिखें। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अपने नेटवर्किंग के नजरिए को मैं क्या पा सकता हूं से बदलकर मैं सामने वाले की किस तरह सच्ची मदद कर सकता हूं पर ले जाइए। आज का तुरंत उठाया जाने वाला कदम, इमीडिएट एक्शन। आज बिना किसी स्वार्थ या बदले की उम्मीद के किसी की सच्ची मदद कीजिए, चाहे वो कोई जानकारी हो, कोई संपर्क हो या कोई सही सलाह। चैप्टर 21, फैसले लेने का न्यूनतम तरीका, द मिनिमलिस्ट अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग। इस किताब का 21वां बड़ा विचार यह है, कई टाइटन्स सोच समझकर अपने दिन भर के छोटे छोटे और कम महत्वपूर्ण फैसलों को कम या सरल कर लेते हैं, जैसे एक जैसी पोशाक पहनना या तयशुदा खाना, ताकि उनकी मानसिक ऊर्जा बढ़े और अहम फैसलों के लिए बची रहें। फेरे समझाते हैं कि बहुत सारे मेहमान निर्णय थकान, डिसीजन फटीग के सिद्धांत को बहुत गंभीरता से लेते हैं। वे समझते हैं कि हर फैसला, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, दिमाग की थोड़ी न थोड़ी ऊर्जा जरूर खा जाता है। वे सुझाव देते हैं कि कम महत्व वाले और बार बार आने वाले फैसलों, जैसे आज क्या पहनूं, क्या खाऊं, को आसान बना दिया जाए या खत्म कर दिया जाए। जैसे एक तयशुदा वर्दी या रोजाना का एक जैसा नाश्ता, ताकि दिमाग की असली ताकत सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण और बड़े फैसलों के लिए सुरक्षित रहे। किताब में एक कार्यकारी, एग्जीक्यूटिव का उदाहरण दिया जाता है जिन्होंने सोच समझकर अपने रोज के कपड़ों को बहुत सरल बना लिया। एक जैसे कपड़ों का एक सीमित सेट, ताकि वे इस छोटी सी बात पर अपनी दिमागी ताकत बर्बाद न करें और उसे अपने बिजनेस के उन बड़े फैसलों के लिए बचाकर रखें जो पूरे दिन उनके सामने आने वाले थे। इसे इस उदाहरण से समझिए, एक व्यक्ति जो हर छोटे फैसले, क्या पहनूं, क्या नाश्ता करूं, किस रास्ते से जाऊं, पर बहुत माथा पच्ची करता है, वो बेवजह अपने दिमाग को थका लेता है। दूसरा व्यक्ति जो छोटे फैसलों को आसान या स्वचालित बना लेता है, वो अपनी मानसिक ऊर्जा को बड़े और जरूरी कामों के लिए बचाकर रखता है। मनोविज्ञान की दुनिया में ये निर्णय थकान रिसर्च, रॉय बॉमिस्टर का काम से जुड़ा हुआ है। ये दिखाता है कि फैसले लेने की क्षमता एक सीमित खजाना है जो दिन बीतने के साथ कम होती जाती है। इसलिए छोटे मोटे फैसलों को कम करना बड़े फैसलों की गुणवत्ता की रक्षा करता है। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अपने रोजमर्रा के छोटे मोटे और बार बार आने वाले फैसलों की पहचान कीजिए और सोचिए कि उन्हें कैसे आसान या ऑटोमेटिक बनाया जा सकता है। आज का तुरंत उठाया जाने वाला कदम, इमीडिएट एक्शन। अपनी दिन भर की किसी एक छोटी सी रोज की उलझन, जैसे क्या पहनना है या क्या खाना है, के बारे में सोचिए और उसे एक तयशुदा नियम, रूटीन में बदलने की योजना बनाइए। आप सुन रहे हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज। चैप्टर 22, कमियों को अनोखी ताकतों में बदलना, टर्निंग वीकनेसेस इनटू यूनिक स्ट्रेंथ्स। इस किताब का 22वां बड़ा विचार यह है, कई टाइटन्स अपनी सोची समझकर मानी गई कमियों या सीमाओं, वीकनेसेस को एक नए नजरिए से देखकर अपनी अनोखी और खास ताकत, कंपिटिटिव एडवांटेज में बदल लेते हैं, बजाय इसके कि वे उन्हें छिपाने या उनसे भागने की कोशिश करें। फेरिस बताते हैं कि बहुत से सफल मेहमान अपनी शुरुआती कमियों, जैसे सीमित संसाधन, लीक से हटकर या अजीब पृष्ठभूमि या फिर शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी सीमाएं को अपनी सफलता का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला स्रोत मानते हैं। ये सीमाएं उन्हें बहुत ही रचनात्मक और अनोखे समाधान ढूंढने पर मजबूर कर देती है, जिन्हें वे लोग कभी नहीं सोचते जिनके पास पैसों या संसाधनों की भरमार होती है।
इससे एक ऐसा बेजोड़ फायदा पैदा होता है जिसे कोई दूसरा आसानी से पछाड़ नहीं सकता। किताब में एक उद्यमी का उदाहरण दिया जाता है जिन्होंने अपने सीमित शुरुआती बजट, जो पहले एक बहुत बड़ी कमी लग रहा था, को अपनी ताकत बना लिया। इसने उन्हें बेहद रचनात्मक, सस्ते और असरदार समाधान ढूंढने पर मजबूर किया, जो आखिरकार उनकी कंपनी की सबसे बड़ी यूनिक ताकत बन गया और उनके अमीर प्रतिद्वंद्वी उसकी कभी नकल नहीं कर पाए। इसे इस उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति जो अपनी किसी कमी, जैसे कम पैसे या अलग पृष्ठभूमि, को सिर्फ एक नुकसान मानकर हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाता है, वो हमेशा कुढ़ता रहता है। दूसरा व्यक्ति जो सोचता है कि ये कमी कैसे उसकी सबसे बड़ी यूनिक ताकत बन सकती है, वो दिमाग के घोड़े दौड़ाकर अनोखे रास्ते निकाल लेता है। मनोविज्ञान की दुनिया में ये बाध्यताओं पर आधारित रचनात्मकता रिसर्च, कॉन्स्ट्रेंट बेस्ड क्रिएटिविटी रिसर्च से जुड़ा हुआ है। ये दिखाता है कि सीमाएं और पाबंदियां अजीब तरीके से ही सही, असीमित संसाधनों की तुलना में आपकी रचनात्मकता और नए आइडिया सोचने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अपनी किसी ऐसी बात को लीजिए जिसे आप अपनी कमजोरी या सीमा मानते हैं और सोचिए, ये कमजोरी नए नजरिए से देखने पर मेरी सबसे बड़ी ताकत कैसे बन सकती है? आज का तुरंत उठाया जाने वाला कदम, इमीडिएट एक्शन। अपनी किसी ऐसी कमजोरी या कमी के बारे में लिखिए और सोचिए कि वह कैसे आपकी एक अनोखी यूएसपी या ताकत बन सकती है। चैप्टर 23, पक्की नींद का अनुशासन, द डिसिप्लिन ऑफ कंसिस्टेंट स्लीप। इस किताब का 23वां बड़ा विचार यह है, लगभग सभी टाइटन्स, चाहे उनकी दिनचर्या कितनी भी व्यस्त और पागलपन भरी क्यों न हो, अपनी नींद की गुणवत्ता को सबसे ऊपर रखते हैं। वे ये अच्छी तरह समझते हैं कि नींद से समझौता करना उल्टे उनके कुल प्रदर्शन को बुरी तरह गिरा देता है। फेरे समझाते हैं कि हसल कल्चर, दिन रात बिना सोए काम करने की संस्कृति में ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि कम सोना सफलता की निशानी है। इसके विपरीत किताब के मेहमान इस बात पर लगातार जोर देते हैं कि असली और लंबे समय तक टिकने वाली सफलता सिर्फ पूरी और गहरी नींद के बाद ही मिल सकती है। वे कुछ खास आदतें साझा करते हैं, सोने और जागने का एक पक्का समय, यहां तक कि हफ्तों के आखिरी दिनों यानी वीकेंड्स पर भी बेडरूम से फोन और स्क्रीन को दूर रखना और कमरे का तापमान ठंडा तथा अंधेरा रखना। वे इस बात पर जोर देते हैं कि कम सोना भले ही थोड़े समय के लिए ज्यादा काम करने जैसा लगे, लेकिन लंबे समय में ये आपकी सोचने की क्षमता, फैसले लेने की ताकत और रचनात्मकता को चकनाचूर कर देता है। किताब में एक उद्यमी का उदाहरण दिया जाता है जो सालों तक बहुत कम सोकर खुद को मेहनती साबित करने के चक्कर में रहता था, ये मानकर कि सफलता का यही रास्ता है। जब उन्होंने अपनी नींद को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाई, रोज पक्की 7 से 8 घंटे की नींद, तो उनके फैसले लेने की ताकत, रचनात्मकता और कुल काम का आउटपुट आसमान छूने लगा, भले ही उनके काम करने के कुल घंटे कम हो गए थे। इसे इस उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति जो सिर्फ काम के चक्कर में लगातार अपनी नींद की बलि देता रहता है, वो हमेशा थका हुआ रहता है और उसका दिमाग सुस्त हो जाता है, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी उल्टी घट जाती है। दूसरा व्यक्ति जो अपनी नींद से कोई समझौता नहीं करता, वो ऊर्जा से भरपूर रहता है और शानदार परफॉर्मेंस देता है। मनोविज्ञान और विज्ञान की दुनिया में ये नींद विज्ञान और संज्ञानात्मक प्रदर्शन रिसर्च, स्लीप साइंस एंड कॉग्निटिव परफॉर्मेंस रिसर्च से जुड़ा हुआ है। व्यापक अध्ययन ये साबित करते हैं कि नींद की कमी आपके फैसलों, याददाश्त और भावनाओं पर नियंत्रण को उतना ही बिगाड़ देती है जितना कि शराब पीने के बाद होता है। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अपनी नींद को एक ऐसा नियम बना लीजिए जिसके साथ कोई ढील नहीं दी जा सकती। सोने जागने का पक्का वक्त, बेडरूम को फोन मुक्त रखना और पूरी 7 से 9 घंटे की नींद लेना। आज का तुरंत उठाया जाने वाला कदम, इमीडिएट एक्शन। आज रात अपने रोज के सोने के वक्त से 30 मिनट पहले बिस्तर पर जाने का पक्का इरादा कीजिए। चैप्टर 24,
टाइटन की मानसिकता, दूर की सोचना, दी टाइटन माइंडसेट, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, इस किताब का 24वां और अंतिम बड़ा विचार यह है। टाइटन्स अपने फैसलों को सिर्फ आज या कल के छोटे नतीजों के आधार पर नहीं परखते, बल्कि आने वाले सालों और दशकों, ईयर्स और डेकेड्स के पैमाने पर देखते हैं। यही दूरगामी नजरिया उन्हें धैर्यवान और रणनीतिक फैसले लेने में मदद करता है। फेरे समझाते हैं कि कई मेहमान इस बात पर जोर देते हैं कि उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज ये था कि उन्होंने कभी भी छोटे मोटे झटकों या फौरी नतीजों को अपने सिर पर हावी नहीं होने दिया। वे अपने हर फैसले का 10 साल का टेस्ट लेते हैं। क्या यह फैसला आज से 10 साल बाद भी सही लगेगा? ये दूर की सोच उन्हें बाजार के उतार चढ़ाव, आलोचनाओं या असफलताओं से घबराने नहीं देती, बल्कि वे चुपचाप अपने बड़े लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाते रहते हैं। किताब में एक निवेशक और उद्यमी का उदाहरण दिया जाता है, जो अपनी आलोचनाओं और छोटे मोटे नुकसानों पर ध्यान देने के बजाय अपने इस पक्के विश्वास पर टिका रहता था कि अगर उसका फैसला लंबे समय के नजरिए से सही है, तो आज का छोटा शोर कोई मायने नहीं रखता। यही अनुशासन उसे बिना घबराए अपने रास्ते पर चलने में मदद करता था, जबकि बाकी लोग जरा सी बात पर अपनी रणनीति बदलते रहते थे। इसे इस उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति जो अपने हर फैसले को सिर्फ तुरंत मिलने वाले नतीजों से नापता है, वो रोज अपनी रणनीति बदलता रहता है और कभी कोई ठोस मुकाम हासिल नहीं कर पाता। दूसरा व्यक्ति जो दूर की सोच रखता है, वो धैर्य और पक्के इरादे के साथ अपने रास्ते पर डटा रहता है, चाहे शुरुआत में नतीजे धीमी रफ्तार से क्यों न मिले। मनोविज्ञान की दुनिया में ये समय छूट और दूरगामी सोच रिसर्च, टेम्परल डिस्काउंटिंग एंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग रिसर्च से जुड़ा हुआ है। ये दिखाता है कि जो लोग अपने फैसलों को लंबे समय के पैमाने पर परखते हैं, वे ज्यादा बेहतर, सटीक और कम घबराहट वाले फैसले लेते हैं। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अपने किसी भी बड़े फैसले को 10 साल के टेस्ट पर कसकर देखिए। क्या यह फैसला 10 साल बाद भी सही साबित होगा? न कि सिर्फ ये सोचिए कि इससे आज क्या फायदा मिल रहा है। आज का तुरंत उठाया जाने वाला कदम, इमीडिएट एक्शन। अपने दिमाग में चल रहे किसी मौजूदा असमंजस या फैसले के बारे में सोचिए और उसे 10 साल के पैमाने पर परख कर देखिए। आउट्रो आइए, इस पूरी शानदार किताब के सार को एक ही नजर में समेट लेते हैं। परफॉर्मर्स के सुबह के रूटीन। एक पक्का और सोचा समझा सुबह का रूटीन पूरे दिन की दिशा तय करता है। ध्यान, मेडिटेशन लगभग सभी टाइटन्स मानसिक स्पष्टता के लिए नियमित ध्यान का सहारा लेते हैं। फियर सेटिंग, अपने डर को लिखकर साफ साफ परिभाषित करें, रोकें और सुधार की योजना बनाएं। 80/20 का नियम, अपने उन 20% कामों को पहचानें जो 80% फायदा देते हैं और बाकी को छोड़ दें। ठंडे पानी का स्नान, नियंत्रित असुविधा का अभ्यास करके मानसिक मजबूती और अनुशासन बढ़ाएं। ना कहने की ताकत, चुनिंदा ना कहना आपकी ऊर्जा को सबसे जरूरी कामों पर केंद्रित रखता है। लक्ष्यों से बढ़कर सिस्टम, प्रेरणा पर निर्भर रहने के बजाय रोज के काम आने वाले सिस्टम्स बनाएं। डायरी लिखना, जर्नलिंग नियमित रूप से लिखने से दिमाग साफ होता है और भावनाएं शांत होती है। सोच समझ कर पढ़ना, किताबों से सिर्फ मजा लेने के बजाय उन्हें सक्रिय रूप से समझें और उतारें। मेंटर्स का बोर्ड, अपने जीवन के लिए सलाहकारों और मार्गदर्शकों का एक दायरा तैयार रखें। असफलता को गले लगाना, असफलता को हार नहीं, बल्कि सीखने का एक डेटा समझकर आगे बढ़े। 5 बुलेट फ्राइडे, हफ्ते भर की सीख को समेटने का एक छोटा और असरदार साप्ताहिक नियम। डेडलाइन की ताकत, खुद के लिए कड़े और कृत्रिम समय तय करें ताकि टालमटोल खत्म हो सके। सिंगल टास्किंग, एक समय में कई काम करने के धोखे से बाहर निकलकर एक बार में एक काम करें। असुविधा में विकास, असली तरक्की हमेशा आपके कंफर्ट जोन के बाहर यानी असुविधा में होती है। सेहत और खानपान, पेचीदे डाइट्स के बजाय सरल और हमेशा निभने वाले स्वास्थ्य नियम अपनाएं। गहरी तैयारी,
असली आत्मविश्वास पैदाइशी प्रतिभा से नहीं, बल्कि पक्की और गहरी तैयारी से आता है। व्यक्तिगत टूलकिट। किताब के सारे तरीके अपनाने के बजाय अपने लिए सबसे सही 3 से 5 टूल्स चुनें। अकेलेपन का वक्त। बिना फोन और शोर के अकेले बिताया गया वक्त बड़े बड़े विचार पैदा करता है। सच्ची नेटवर्किंग। किसी से कुछ मांगने से पहले दिल से उसकी मदद करना सीखें। न्यूनतम फैसले। छोटे मोटे रोजमर्रा के फैसलों को आसान बनाकर अपनी ऊर्जा बचाएं। कमियों को ताकत बनाना। अपनी सीमाओं को नए नजरिए से देखकर उन्हें अपनी यूएसपी बनाएं। पक्की नींद। अच्छी और पूरी नींद लंबे समय तक बेहतरीन प्रदर्शन की सबसे बड़ी शर्त है। दूर की सोचना। अपने हर फैसले को आज के चश्मे से नहीं, बल्कि 10 साल बाद क्या होगा इस नजर से देखें। मुख्य निष्कर्ष, कोर टेक अवे। दुनिया भर की सफलता कोई रहस्यमयी पहेली नहीं है। ये कुछ खास, सीखे जा सकने वाले टूल्स और रोज की आदतों का नतीजा है, जो इन 200 से ज्यादा टाइटन्स में समान रूप से पाई जाती है। टिम फेरिस का पूरा संदेश एक सीधी सी बात में सिमट जाता है। आपको किसी एक जादुई सीक्रेट की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आजमाए हुए सरल टूल्स चाहिए और उन्हें अपनी जिंदगी में अपने तरीके से लगातार अपनाने की पक्की जिद चाहिए। अगर ये समरी आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी उत्पादकता और तरक्की को नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर दिन ऐसे ही जीवन बदलने वाले सार मिलते रहें। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, आप इनमें से सबसे पहले कौन सा टूल अपनी जिंदगी में आजमाने वाले हैं। याद रखिए, टाइटन्स भी आम इंसानों की तरह ही शून्य से शुरू हुए थे। फर्क सिर्फ उनके रोजमर्रा के टूल्स और सिस्टम्स का है। आज से इनमें से कोई एक छोटा सा तरीका अपनाइए, उसे लगातार निभाइए और देखिए कि आपकी अपनी ये यात्रा कैसे पूरी तरह बदल जाती है। आपका अगला छोटा और पक्का कदम ही आपकी अपनी टाइटन यात्रा का सबसे पहला और शानदार अध्याय है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स। होस्ट पंकज कुमार राज। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस किताब की बातें आपके दिल को छू गई होंगी और शायद आज से आप अपनी जिंदगी में कुछ नई आदतें अपनाने की सोचें। याद रखिए, किताबें सिर्फ शब्द नहीं होती, वो जिंदगी जीने का एक नया तरीका सिखाती है। अब दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक मेरी बहुत बड़ी मेहनत को सही मायने में सफल बनाता है। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते एक नई किताब की ऐसी ही दिल को छू लेने वाली समरी आप तक पहुंचे, तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे छूटे नहीं। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए जिन्हें सच में इस बदलाव की जरूरत है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। मैं पंकज कुमार राज फिर मिलूंगा एक नई किताब, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स के साथ बने रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।